नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग जो देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 पर डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 यानी भाग 3 पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसमें हम लोग देखे हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अथवा फंडामेंटल राइट। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार है अथवा फंडामेंटल राइट दिया गया है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक 35 तक। ओके, तो हम लोग एकदम क्रम से देखे हैं जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ओके, शोषण के अधिकार के विरुद्ध और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता, उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद रेमेडीज उपचार को हम लोगों ने देखा। तो आप लोग पीछे के जो भाग हैं उसको अवश्य देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में एकदम सिस्टमेटिक क्रमबद्ध आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, सारा वहां पर क्लास आप लोगों को क्रम से मिलेगा, वहां अच्छे से पढ़ते आइएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब भाग 4 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, भाग 4 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? इसमें है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ओके, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, जिसे हिंदी में राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहते हैं। और यह अनुच्छेद 36 यानी 36 से 51 तक है, यानी 51 तक है। ओके, यानी इसमें अनुच्छेद 36 से 36 से 51 तक 51 तक दिया गया है। तो इन प्रावधानों को हम लोग क्रमशः देखते चलते हैं। ओके, तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब इंपॉर्टेंट है कि यह भाग 4 में दिया गया है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहाँ दिए गए हैं? तो भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। और इसमें आर्टिकल भी कभी पूछ देता है, तो वह 36 से 51 तक है। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग। इसमें दिया गया है, अब इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह हमारे भारतीय संविधान में कहां से अडॉप्ट किया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आयरलैंड से यह ग्रहण किया गया है। ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी अडॉप्ट किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। इसमें कल्याणकारी राज्य की भावना निहित है। अब यह क्यों जरूरी था? फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार तो हम लोग देखे कि नागरिकों के लिए और व्यक्तियों के लिए है, लेकिन अब यहाँ पर राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह किसके लिए प्रावधान किया गया है? यानी इसको संविधान में रखा गया है, तो किसके लिए प्रावधान किया गया? तो यह राज्य के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य से तात्पर्य है, हम लोग राज्य का डिफिनीशन देखे द स्टेट के डिफिनीशन में अनुच्छेद 12 में, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ओके, और संसद और फिर राज्य के पार्लियामेंट और फिर इसके बाद इसके अधीन अधिकारी और प्राधिकारी। ओके, तो यहाँ पर यह राज्य के लिए प्रावधान किया गया है कि राज्य अगर कोई नीतियां बनाएगा, कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करेगा, तो यह राज्य को एक निर्देश के रूप में है कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इनको ध्यान में रखकर पॉलिसी को बनाए, यानी नीतियों का निर्धारण करे। प्रयास यह रखना है, यह राज्य को दिया गया है। लेकिन अब यहाँ अगर राज्य की नीति निदेशक तत्व में जो 36 से लेकर के 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में जो अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, अगर राज्य इसका पालन नहीं करता है तो कोर्ट के द्वारा यानी न्यायपालिका के द्वारा उसे फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। यानी न्यायपालिका द्वारा
इस आधार पर राज्य पर दबाव नहीं दिया जा सकता है कि नहीं राज्य के कि राज्य अगर नीतियां बना रहा है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं उनको ध्यान में रख करके नीतियां बनाए और उनका अनुकरण करे। यह हम लोग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि यह न्यायोचित नहीं है। भाग 4 में दिए गए जो प्रावधान है न्यायोचित नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यहाँ ध्यान रखना है। ओके, यानी राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं यह राज्यों के लिए है, लेकिन अगर राज्य इन अनुच्छेद के अंतर्गत अगर अपनी जो कल्याणकारी नीति बनाता है इसका पालन नहीं करता है तो फिर न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा है। न्यायपालिका के द्वारा यह आग्रह नहीं किया जाएगा कि आप फोर्स नहीं राज्य पर किया जाएगा कि नहीं राज्य के नीति निदेशक तत्व के अकॉर्डिंग ही आप कल्याणकारी कार्य करिए। ओके, लेकिन व्यवहार में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है क्योंकि राज्य केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो वह कल्याणकारी जो नीतियां बनाते हैं पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं या बनाते हैं उसमें राज्य के नीति निदेशक के जो तत्व हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। लेकिन रह गई बात कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार या जो राज्य है अगर नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं करता है इसके अकॉर्डिंग वह पॉलिसी नहीं बनाते हैं कल्याणकारी तो न्यायालय के द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करिए। ओके, तो यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि भाग 4 में दिए गए प्रावधान न्यायोचित नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यायपालिका के द्वारा राज्य पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ओके, और इसमें है क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, तो हम लोग देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य की भावना यहाँ पर दी गई है। कल्याणकारी से तात्पर्य है नागरिकों के लिए यानी इंडियन सिटीजन के लिए नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की बात करना, ओके, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, स्त्री पुरुष में विभेद न करना। तो ये सब सारे पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो ये सब सारे बात यहाँ पर कही गई है, आगे हम लोग डिटेल देखेंगे। तो कल्याणकारी कार्य में जो राज्य का दिया गया है कल्याणकारी कार्य, इसके अकॉर्डिंग वेलफेयर की बात कही गई है इस राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में प्रावधान किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कल्याणकारी राज्य की भावना निहित है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाग 4 में दिए गए प्रावधान न्यायोचित नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी यह न्यायोचित नहीं होंगे, फोर्सेबल नहीं होंगे। तो यह था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पर। पहला आर्टिकल इसका है 36 यानी 36 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 36 में द स्टेट यानी राज्य की डिफिनीशन यानी परिभाषा दी गई है। ओके, और राज्य का डिफिनीशन दिया गया है और बताया गया है कि राज्य का डिफिनीशन वही होगा जो आर्टिकल 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही रहेगा। और वहां पर हम लोग पढ़े हैं फंडामेंटल राइट में कि राज्य की परिभाषा डिफिनीशन के अंतर्गत केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और केंद्र और राज्य के अधीन अधिकारी और प्राधिकारीगण। ओके, तो यह यहाँ पर भी राज्य का डिफिनीशन वही होगा। तो यहाँ 36 में राज्य का डिफिनीशन दिया गया है, एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हम लोग अनुच्छेद 37 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 37 पर हम लोग आते हैं। आर्टिकल 37 अब क्या कहा गया है इस भाग में, इस भाग से तात्पर्य है भाग 4, ध्यान रखना है। जहां जहां इस भाग लिखा रहे उसका अर्थ आपको समझना है कि वह भाग 4 के बारे में कहा जा रहा है। 4 में क्या है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ओके,
तो अनुच्छेद 37 में इस भाग में दिए गए प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यहाँ पर दे दिया गया है, क्लियर बात है कि यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी न्यायपालिका में से जाकर के यह हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं, यह चुनौती नहीं दी जा सकती है कि राज्य जो नीतियों का निर्धारण कर रहा है उसमें राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को के अकॉर्डिंग कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पहले ही देख लिया कि भाग 4 में दिए गए प्रावधान न्यायोचित नहीं होंगे, यानी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो वही बातें, इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है 37 में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, कहा दिया गया है तो अनुच्छेद 37 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ओके, यानी राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोगों के कल्याण के अभिवृद्धि यानी विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब इसमें क्या पॉइंट कहा गया है? पहला पॉइंट है राज्य सभी नागरिकों के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य क्या करेगा? सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है? लोगों के बीच यानी नागरिकों के बीच आय की जो असमानता है उसे कम करने का प्रयास करेगा। ओके, जो उनकी इनकम है उसे कम करने का, उसमें जो असमानता है उसे कम करने का प्रयास करेगा, यानी नागरिकों के बीच, लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है, बहुत ऐसे हैं यानी वो रिच पर्सन है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर हैं। तो इस प्रकार आय की दोनों के बीच में असमानता है, आसमान और धरती का अंतर दिखाई पड़ता है। तो राज्य क्या करेगा? नीतियों का निर्धारण ऐसा करेगा कि भाई जो असमानताएं हैं आय की, ओके, जो इनकम की जो इतनी असमानता है उसे कम करने का लगातार प्रयास करेगा। ओके, कि जिससे सभी लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका भी जीवन यापन समुचित तरीके से हो सके। ओके, तो यही पॉइंट कहा गया है कि लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 39, ओके, अनुच्छेद 39। तो आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है राज्य नीति निर्धारण में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देगा। यानी राज्य जब नीतियों का निर्धारण करेगा, नीतियां बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, तो उसमें क्या करेगा? निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देगा। क्या क्या ध्यान देगा वह देख लिया जाए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? पहला जो पॉइंट दिया गया है, सभी नागरिकों को समान रूप से, यहां पर समान रूप से जीविकोपार्जन की सुविधा मिले। मतलब राज्य ऐसी पॉलिसी बनाने का प्रयास करेगा जिसमें क्या होगा? सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकोपार्जन की सुविधा मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट, समान रूप से, इक्वल। ओके, इसके बाद आगे इसमें कहा गया है अगला पॉइंट कि पुरुषों और स्त्रियों सभी को, ओके, पुरुषों और स्त्रियों सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, यूपीपीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं कि पुरुष और स्त्रियों सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 39 में, 39 में, यानी राज्य की नीति निदेशक में किया गया है। ओके,
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, अनुच्छेद 39 में इस बात का प्रावधान किया गया है। आगे कहा गया है, अगला पॉइंट कहा गया है, स्त्री और पुरुष कर्मकारों यानी वर्कर्स, ओके, स्त्री और पुरुष वर्कर्स यानी कर्मकारों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ और शक्ति यानी पावर तथा बालकों के सुकुमार यानी बाल्याकाल अवस्था को सुकुमार कहते हैं, सुकुमार अवस्था का विशेष ध्यान देगा। अब ये क्या पॉइंट है भाई, कहा गया है कि राज्य नीति का निर्धारण करेगा तो स्त्री और पुरुष कर्मकारों यानी वर्कर्स के स्वास्थ्य का ध्यान देगा, ओके, कि उन्हें ऐसा कोई कार्य न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग ना हो, उनके स्वास्थ्य के पर विपरीत प्रभाव पड़े, तो स्वास्थ्य को ध्यान में देगा और स्वास्थ्य और शक्ति को ध्यान में देगा, तथा बालकों के सुकुमार अवस्था यानी जो कम उम्र के बालक हैं, सुकुमार अवस्था का विशेष ध्यान देगा कि उन बालकों के स्वास्थ्य पर भी कोई विशेष प्रभाव न पड़े, यानी उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेगा कौन, राज्य। यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अगला जो पॉइंट है, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर उपलब्ध कराएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 39 में कि राज्य क्या करेगा, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर उपलब्ध कराएगा। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, ध्यान रखना है। और इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है कि राज्य क्या करेगा, पुरुष और स्त्रियों सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करेगा। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन से तात्पर्य है, अगर जैसे प्राथमिक विद्यालय में टीचर स्त्री पुरुष दोनों है तो वेतन समान मिलेगा, यह नहीं कि आप स्त्री हैं तो आपको वेतन पुरुष की अपेक्षा कम मिलेगा, ओके। या फिर अन्य सरकारी सेवाओं में, चाहे मिलिट्री में हो, अर्धसैनिक बल में हो, या फिर सिविल पुलिस में हो, स्त्री और पुरुष दोनों अगर सेवा दे रहे हैं तो इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि स्त्री जो है वह इस फीमेल क्लास से बिलोंग करती हैं इसलिए उनका वेतन पुरुष की अपेक्षा कम दिया जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा, ओके, रहेगा। अब मनरेगा में भी अगर सरकार की जो योजना है, मनरेगा में भी स्त्री पुरुष दोनों सेवाएं दे रहे हैं तो दोनों लोगों को समान पारितोषिक मिलेगा। तो यही है कि पुरुषों और स्त्रियों सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यह भी राज्य सुनिश्चित करेगा, ओके। इसका मतलब यह है, यह कहने से तात्पर्य है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में स्त्रियों को निम्न स्थान पर रखा गया था, उन्हें बिलो रखा गया है, इसलिए उनके किए गए कार्यों का कोई प्राइस नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है, ओके। इसका मतलब यह है कि उनको पुरुषों की अपेक्षा कम आंका गया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी लोग इम्पोर्टेंसी नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें सेकेंडरी रखा गया है और उनको वेतन भी कम दिया जाता है, ओके। तो इस आधार पर ये जो असमानता है इसे दूर करने का प्रयास किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और वह है 39, ओके। तो यह इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक जोड़ दिया गया है 39 क यानी ए, अनुच्छेद 39 में जोड़ दिया गया 39A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 1976 में जोड़ दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यह क्या जोड़ा गया है, राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो राज्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये क्या करेगा, समान न्याय, सभी को न्याय उपलब्ध कराएगा समान रूप से, और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, वीक है और उसे न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो ये बातें जोड़ दिया गया है अनुच्छेद 39A में, ओके, इंपॉर्टेंट है। और यह कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। किसको कराएगा, नागरिकों को कराएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुच्छेद 40 में देख लिया जाए। अनुच्छेद 40 क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया जाएगा, यानी स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ओके, और उन्हें जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, यानी यह विकेंद्रीकरण के अंतर्गत या शक्ति के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों और का गठन की बात कही गई है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है। ओके, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यह बातें उपलब्ध कराई गई हैं या यह प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का के गठन का प्रावधान किया गया है और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएगी राज्य के द्वारा जिसे वह स्वतंत्र रूप से स्थानीय स्तर पर कार्य कर सके। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद 41 को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता का उपबंध करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य यानी अर्थव्यवस्था के अपनी आर्थिक स्थिति के अंदर रहते हुए या अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल ही क्या करेगा, लोगों को यानी नागरिकों को काम पाने, राइट टू वर्क, उन्हें काम उपलब्ध कराएगा, उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करेगा, बेकारी अगर बेकारी के अवसर पर यानी उनको रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके बाद ओल्ड एज यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं जो ओल्ड एज में है वो उनको सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसे आज देख रहे हैं कि वृद्धा पेंशन योजना या सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं वृद्धों को या ओल्ड एज के लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। आयुष्मान योजना, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार का कार्य करेगा, यानी बुढ़ापा में ओल्ड एज के लोगों की मदद करेगा, सहायता करेगा, बीमारी इत्यादि के समय उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता का उपबंध करेगा। ओके, तो यह सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था अनुच्छेद 41 में 41 में कि राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए सामर्थ्य के अनुसार लोगों को राइट टू वर्क काम उपलब्ध कराएगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा, बेकारी यानी बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध कराएगा, ओल्ड एज के लोगों यानी बुढ़ापे में वृद्ध लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा, उनके स्वास्थ्य की देखरेख का भी प्रावधान या व्यवस्था करेगा तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता का उपबंध करेगा। ओके, तो यह था राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम लोग देख रहे हैं। तो यह आर्टिकल 41 तक हम लोग देख लिए, 36 से 36 टू 41 तक हम लोग देख लिए। फिर हम लोग इसके आगे यानी अनुच्छेद 42 से यह हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले सेशन में। ओके।